सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ फ्रीडम, है ना। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ ऑल ऑफ यू? चलो नाउ यू कैन सी इट आई गेस ना। सो द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, डिस्टर्बेंस था माइक में। अभी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना माइक में? नो सर। है ना, ओके। चलो, तो तुम लोग को पता है कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। माने अगर हम लोग को कोई किसी काम को करने से रोकेगा तो हम उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये है, सोर्स का मतलब ये कंस्ट्रेंट आता कहां से है, ठीक है। हु इज एक्चुअली कंस्ट्रेनिंग अस? तो रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स में कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। डोमिनेशन का मतलब क्या हो गया? जब कोई आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है या कोई आपको बाहर से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। Such restriction may be imposed by force or they may be imposed by government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have backing of the force. Now this is very important कि कुछ restrictions जो होते हैं वो power restrictions होते हैं। जैसे कि हम लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर था, ठीक है। और हम लोग को ऐसा बहुत सारा चीज बोला गया था कि आप ये नहीं कर सकते ना। बहुत सारे क्लब्स में हम नहीं जा सकते थे, बहुत सारी चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है। और अगर आप उसको करते तो क्या होता? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपको मारता पीटता, आपके ऊपर रूल लगाता, ठीक है। तो ये जो इम्पोजिशन है, सच रिस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज बाय फोर्स और दे बी इम्पोज बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉज which embody the power of the rulers over people and which may have the backing of a force. मतलब अगर आप उस बात को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर इलीगल, आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। This was the form of constraint represented by the colonial rulers over their subjects or by the systems of apartheid in South Africa. ये दोनों काम हुआ था हम लोग के ऊपर, ब्रिटिशर्स लोग ने किया था। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को मालूम होगा जब महात्मा गांधी गए थे, क्या नाम है वो, नमक दांडी मार्च में गए थे फॉर सॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट में, तो क्या हुआ था? उनको इम्पोज किया गया था, उनको जबरदस्ती किया गया था। उनको बोले थे अगर आप ये सॉल्ट निकालोगे तो हम आपको मारेंगे और हम आपको, हमारा ये इलीगल काम है, तो उसको फोर्स किया गया था, ठीक है। तो हम लोग के ऊपर सरकार कुछ चीज फोर्स कर सकती है। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी इनएविटेबल, बट इफ द गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक वन, द मेंबर ऑफ द स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर द रूलर्स। तो बोला सम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मे बी इनएविटेबल, माने कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार तो आपके पास रहेगी, माने अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो राजा होगा, क्या नाम है, कुछ ना कोई, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आपके ऊपर हमेशा काम करेगी। ना तो मोनार्की होगा, ठीक है, नहीं तो कैपिटलिस्ट होंगे, जो लोग पैसे वाले वो आप पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रोल में क्या होता है कि आपका रूलर भी आपसे डरता है। डू यू थिंक डेमोक्रेटिक कंट्रोल में रूलर आपसे डरता है? यस सर। अगर जिस टाइम हम लोग उनको वोट दे दिए, फिर अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, फिर करेक्ट, उनका गवर्नमेंट चला जाएगा। उनका गवर्नमेंट चला जाएगा। वेरी गुड, वेल सेड, ठीक है। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। तो कैन यू से कि राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अगर डेमोक्रेसी को बचा सकता है तो वो हमारा क्या नाम है, जो अगर फ्रीडम को बचा सकता है वो डेमोक्रेसी है। क्योंकि इन डेमोक्रेसी इज द ओनली सिस्टम वेयर यू एक्चुअली वाइसी वर्सा वाला वो होता है यहाँ पर ना, कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करेगा, इफ यू विल ट्रीट मी आई विल नॉट ट्रीट यू एट ऑल, आई थ्रो यू आउट, इजंट इट? तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। But constraint of freedom can also be result from social inequality of the kind implicit in the caste system. लेकिन हर वक्त खाली गवर्नमेंट ही हम लोग के ऊपर फ्रीडम के ऊपर रोक नहीं लगा सकती है। कभी कभी तुमको पता है कास्ट सिस्टम वाज आल्सो सोशल इविल, ठीक है। अभी भी बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि जहां पर कास्ट के कारण आपको बहुत सारे काम नहीं करने दिया जाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स में आपको एंटर नहीं करने दिया जाता है बिकॉज यू आर अ दलित। लोग बोलते हैं आप दलित है, आप इस टेम्पल में आप घुस नहीं सकते, जबकि वो दोनों सेम गॉड को मानते हैं, है ना। दोनों ही एक ही भगवान को प्रे कर रहे हैं, पर यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल। नाउ दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द सोसाइटी, इजंट इट? यस सर। और विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी, या कभी कभी अमीर और गरीब वाला भी बात हो जाता है। The quotation from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work to remove कंस्ट्रेंट। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कंट्री को कंस्ट्रेंट निकालना होगा, ठीक है। चलो अनुष्का जरा रीड करो, क्या बोले थे मेरे ग्रेट हीरो ने, क्या बोला? रीड करो इस वाला पैराग्राफ। पढ़ो, नहीं अनुष्का को पढ़ने दो, अनुष्का पढ़ो। ओके सर। ओके सर। Netaji Subhash Chandra Bose on freedom. If we are to bring about a revolution of ideas, we have first to hold up before us an ideal which will
galvanize our galvanize our whole life. That ideal is freedom, but freedom is a word which has varied connotations and even in our country. The conception of freedom has undergone a process of evolution. By freedom, I mean all-round freedom. That's freedom for the individual as well as for the society. Freedom for the rich as well as for the poor. Freedom for men as well as for women. Freedom for all individuals, for all classes. This freedom implies not only emancipation from political bondage, but also equal distribution of wealth, abolition of caste and social inequities, and destruction of communalism and religious intolerance. This is an ideal which may appear utopian to hard-headed men and women, but this ideal alone can appease the hunger in the soul. तो ये थोड़ा ऊपर से चला गया तुम लोग के, isn't it? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थोड़ा सा माने एक अलग फॉर्म पे बात कर रहे थे, ठीक है। वो ये बोल रहे थे कि फ्रीडम का खाली मतलब ये नहीं कि अंग्रेज अगर हमारा देश को छोड़ के चला गया तो हम फ्री हो गए, ठीक है। फ्रीडम का बहुत सारा मतलब होता है एट अ व्हाट इज ए बेस स्टेज। आप सपोज कर लो अंग्रेज लोग अगर हमारा देश छोड़ के चले जाते और उसके बाद अमीर लोग अगर देश के ऊपर रूल करने लगते तो फिर फ्रीडम थोड़ी ना होगा। फ्रीडम खाली अमीर लोग के लिए थोड़ी था, फ्रीडम तो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए था कि खाली अमीर लोग के लिए था, for each and every citizen, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे अमीर लोग तो चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिश छोड़ के चला जाए, दे वर एक्चुअली हैप्पी विद द ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल तो बहुत जन के लिए अच्छा भी था। तुमको पता है एक बहुत अच्छी बात ब्रिटिश रूल में क्या थी कि ब्रिटिश रूल लोग जो थे वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते, ठीक है। तो वो जो कास्ट का जो बैरियर था उसको वो लोग नहीं मानते थे। तो बहुत सारे लोग को तो अच्छा लगता था कि चलो इनके राज में कोई कास्ट का बैरियर नहीं। सो द पीपल जो दलित है, जो हिंदू सोसाइटी में जिनको क्या नाम है मार्जिनलाइज कर दिया गया, जिनको अलग कर दिया गया, उनके लिए तो ब्रिटिशर अच्छे ही थे, है कि नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही क्लियरली बोला कि फ्रीडम का मतलब खाली ये नहीं है कि हम अंग्रेज को भगा दें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रिच एंड पुअर, ठीक है। फ्रीडम फॉर मेन एंड वुमेन, फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑल क्लासेस, हर आदमी फ्री है, ठीक है। दिस फ्रीडम इंप्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज, माने खाली पॉलिटिकल माने खाली अंग्रेजों से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी फ्रीडम होना चाहिए। जब तक हर आदमी एक लेवल पे नहीं होगा तब तक फ्रीडम क्या चीज का? अबॉलिशन ऑफ कास्ट बैरियर होना चाहिए, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज पे काम करना पड़ेगा, कम्युनलिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस के ऊपर में, ठीक है। और ये रिलीजियस इंटॉलरेंस तो ऐसा है हम लोग को समझना चाहिए, किसी का भी रिलीजन किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए था, है। रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन एंड बी इन योर पैरामीटर, जो और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर आदमी को समझ में आना चाहिए। और कोई भी रिलीजन अगर किसी और रिलीजन के ऊपर के चढ़ने की कोशिश करेगा देन दैट इज नॉट राइट, अंडरस्टूड। ये समझना चाहिए हर आदमी को, फिर फ्रीडम हुआ ही नहीं, समझ में आ गया। दिस इज एन आइडियल which may appear utopian to hard-hearted men and women, but this idea alone can appease the hunger in the soul। बोलता है बहुत सारे लोगों को ये आइडिया बहुत अजीब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज सृजन के पास में 10 लाख रुपया है, ठीक है, और बाहर में एक गरीब बैठा है उसके पास में कोई रुपया नहीं, और अगर मैं सृजन को बोलूंगा सृजन लेट्स प्ले ऑन द सेम लेवल, तुम उस गरीब को 5 लाख दे दो, तुम भी 5 लाख रख लो और बराबरी से काम करते हैं, तो क्या सृजन करेगा वो काम? करेंगे ना, अरे झूठ काहे बोलता है भाई, इतना सोच के बोल रहा है, वो भी देख रहा है यूट्यूब में। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है भाई, जो सच्चाई है उसको मानो, ठीक है। तो मतलब अगर मेरा टोटल बैंक बैलेंस है 10,000, नहीं सर तब पॉसिबल नहीं है। 10 लाख बोला मैं, 10 लाख, 10,000 नहीं बोला। 10 लाख, हाँ, अगर उसको 5,000 देना हो, कितना देना? नहीं, 50%, सर 5 लाख। अरे मैं बोला सपोज कर लो इंडिया में 2 ही लोग हैं, एक सृजन है और एक तो गरीब आदमी, ठीक है। सृजन का 10 लाख रुपया है, अब फ्रीडम का बात हो रहा है, हम बोल रहे चलो इक्वल लेवल पे खेलते हैं, गिव हिम 5 लाख, यू कीप 5 लाख, लेट्स बी ऑन द इक्वल टर्म एंड देन प्ले। तो तुम देगा उसको 5 लाख? सर अगर इंडिया में 2 ही लोग हैं तब दे देंगे, अगर नहीं है तो तब नहीं होगा। बेटा 2 तो मैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया, तुम अब इसके अंदर मॉरल साइंस घुसा रहा है। कोई भी आदमी अपना रुपया देना नहीं चाहता है, ये फैक्ट है, समझ में आ गया आपको। जो जमींदार लोग थे, जो पहले के ताल्लुकदार लोग थे, उनसे जमीन छीनी गई थी, ठीक है। उन लोग के पास तो सबकी जमीन थी। जब उनको बोला गया कि आप ये फार्मर्स की जमीन छोड़ दीजिए तो उनको तकलीफ नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने बाय फोर्स उनसे लिया
क्योंकि हम लोग को इक्वल लेवल पे किसान लोग को लाना था, दैट वाज नेसेसरी, अंडरस्टूड। तो इंडिया में भी अभी अभी देखो, इंडिया में आप किसी को पैसा तो नहीं दे सकते, पर आप किसी को अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते? वो भी नहीं दे सकते, है सर ना? वो दे सकता है। है ना? एटलीस्ट गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, है ना? इसी के लिए तो हम लोग के देश में रिजर्वेशन आया, तो बहुत जन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी बोलते हैं, पर समझो रिजर्वेशन का क्या महत्व है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं करिएगा और सामने वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो वो एक दिन आपसे छीन लेगा, फिर क्या कर लीजिएगा? फिर वो अमीर हो जाएगा, आप गरीब हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा यार हमको दिला दो, तो बोलेगा हम क्यों दे? फिर तुम उससे छीनेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या? नहीं। अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम उसको एजुकेशन दीजिए, कम से कम उसको इक्वल लेवल फील्ड दीजिए कि आने वाला उसका जनरेशन मेहनत करके ऊपर उठे, ये तो आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो तब तक फ्रीडम नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट? तुम लोग को क्या लगता है, मम्मी पापा लोग तुम लोग को डांटते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं? सर अच्छा ही सर करते हैं। अच्छा करते हैं। पर तुम लोग तो बात नहीं मानते मम्मी पापा की। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्लास में, मैंने देखा 10 तक बच्चे लोग मम्मी पापा से डरते हैं, उनकी बात सुनते। 11-12 के बाद बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं एकदम से, ठीक है? अब मम्मी पापा की बात वो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो नहीं सुनते उनका फिर नुकसान ही होता है। लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ बात करना, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट? We cannot live in a world where there are no constraint. We need some constraint or else society would descend into chaos. अगर हम सोसाइटी में रूल्स नहीं बनाएंगे, जिसका जो मर्जी आएगा वो करेगा, तो ये सोसाइटी में पूरा जंगल रूल हो जाएगा, isn't it? जंगल में क्या होता है? जंगल रूल में तो chaos ही है ना। Difference may exist between people regarding their ideas and opinions. They may have conflicting ambitions. They may compete to control scarce resources. There are numerous reasons why disagreement will develop in a society, which may express themselves through an open conflict. अरे घर में 4 भाई होते हैं, 4 भाई में नहीं पड़ता। इमेजिन करो 130 करोड़ जनता कैसे आपस में वो करेगी? तो अगर जब तक कोई रूल्स या रेगुलेशन, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, तो खाली लड़ाई होता रहेगा। We see people around us ready to fight for all kind of reasons, ranging from the serious to the trivial. अरे व्हाट्सएप का स्टेटस में से अगर तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, तो उसके अंदर आइकॉन क्या बोलते तुम, उसका लोगो क्या होगा, उसके लिए झगड़ा हो जाता है। कोई भी बात पे झगड़ा हो जाएगा ना, कोई भी बात पे। तो हम लोग को कंस्ट्रेंट चाहिए, अदरवाइज दिस सोसाइटी विल बिकम अ प्लेस फॉर द हंगर्स एंड मॉन्गर्स एंड हम ऑल लोग के द क्लास में रेबेलियस पीपल। हाँ बोलो स्टीफन। हम लोग के क्लास में जब कोई चैप्टर का रिवीजन होने का बात होता था, जब एडम्स में थे या इंदिरा गांधी में नहीं थे, अब के भी में है, तब उसी के बीच में सर कंट्रोवर्सी होता था कि कौन सा चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। करेक्ट। तो हर वक्त झमेला ही है ना। जब आप गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में, ठीक है, तो तुम देखो अगर पुलिस वाला नहीं होता कितना जल्दी ट्रैफिक जाम लग जाता है। यू सीन दैट? नॉर्मली पुलिस रहता है तो वो एक तो रुक भाई इसको जाने दे, तो वो चला जाता है, फिर उसको रोकता है, तू रुक भाई इसको जाने दे। और जहां पुलिस वाला नहीं होता, ये इधर से ये इधर से, बस जाम लग गया फटाफट, पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। तो अगर हम लोग कंस्ट्रेंट नहीं रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कंट्री ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? Rage while driving on the roads, fighting over parking spaces, quarrels over housing or land, disagreements regarding whether a particular film should be screened, all these and many other issues can lead to conflict and violence, perhaps even loss of life. Murder हो जाएगा इसके लिए भाई। Therefore, every society needs some mechanism to control violence and settle disputes. So long as we are able to respect each other's views and do not attempt to impose our views on others, we may be able to live freely with a minimum constraint. ये बहुत ही इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ा बात है, मेरे बोल रहे हो, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बात है, पर ये होता नहीं है। क्या बोल रहे हैं को? अगर आप so long as we are able to respect each other's view, इसका क्या मतलब हुआ? आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए, ठीक है? और हर वक्त डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्पोज आर व्यूज ऑन अदर। तुम देखिएगा यहाँ पर क्या होगा ना, हर आदमी दूसरे आदमी को दबाने का कोशिश करता है, ठीक है? तुम देखिएगा तुम्हारे क्लास में कोई लड़का बुली है, कोई लड़का थोड़ा स्ट्रांग है, तो वो सोचेगा कि सब आदमी मेरे अंडर काम करे। कोई लड़का ज्यादा होशियार है तो वो क्लास को दबाने काम करेगा। कोई दूसरे का व्यू का रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है? तो अगर आप एक दूसरे के व्यूज का रिस्पेक्ट करने लगेंगे तब कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। Ideally, in a free society, we should be able to hold our views, develop our own rules of living, and pursue our choice. तो बोल रहा है इन फ्री, आइडियली मैंने ऐसा होना चाहिए। क्या? आप अपना व्यूज बताइए, अपना रूल्स बताइए लिविंग का, और एक अपना चॉइस को पालन कीजिए। पर ऐसा होता है क्या यार कहीं? अरे घर में नहीं होता है। घर में लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते। देयर इज अ फादर, देयर इज अ फाइट बिटवीन फादर एंड मदर, देयर आर फाइट बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन, ठीक है? मदर एंड चिल्ड्रन, ठीक है? दादी एंड बहू, सब में लड़ाई चल रहा है, सब अपने अपने व्यू लगा रहे हैं। हमारे तो सीरियल बन जाता है भाई, साथ भी कभी बहू थी, पूरा का पूरा सीरियल चल जाता है जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि नहीं? But the creation of such a society too requires some constraint.
at the very least it requires that we be willing to respect differences of views, opinion and belief. However, sometimes we think that a strong commitment to a belief requires that we must oppose all those who differ from or reject our view. इसका क्या मतलब हुआ अनुष्का, कैन यू टेल मी? यहां से यहां तक का मतलब, however sometimes we think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all other those who differ from or reject our views. इसका मतलब क्या हुआ? सृजन, क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने बिलीफ को मतलब इतना कॉन्फिडेंट में हो जाते हैं, इतना में हो जाए कि कोई अगर हम लोग के बिलीफ को सपोर्ट ना करता, हम उसके खिलाफ रिवोल्ट या अपोज करने स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट, माने कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि हम एकदम अडोल्फ हिटलर है ना, हम हिटलर है, ठीक है, हम जो बोलेंगे वही होगा वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, बोलते ना इट इज माई वे और दी हाईवे, ठीक है, तो तुम मेरा बात सुनो नहीं तो हम तुमसे झगड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग देखा होगा बहुत बार अपने सिचुएशन, तुम लोग भाई लोग के संग होता है ना, छोटा भाई जो होता है घर में, है ना अनुष्का, छोटा भाई, हमको ये चाहिए, Yes. बस चाहिए, तो उसके लिए रोएगा धोएगा। के छोटा भाई का मैं एग्जांपल दे रहा था। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने बिलीफ को, अपने को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वो किसी के बारे में सुनने को तैयार नहीं होते, विच इज नॉट राइट, ठीक है। फ्री सोसाइटी में स्टबर्ननेस का कोई काम ही नहीं है। अगर आप किसी देश को फ्रीडम चाहते हैं तो वहां पर आपस में स्टबर्ननेस का कोई काम नहीं है, ठीक है। वी सी देयर व्यूज और वेज ऑफ लिविंग एज अनएक्सेप्टेबल और इवन डिजायरेबल। कभी कभी तो हम इतने गंदे हो जाते हैं कि हमको लगता है सामने वाले को कुछ आता ही नहीं है, उसका रहने का तरीका गलत, उसका बात करने का तरीका गलत, उसका आइडिया गलत, उसके संग रहना अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायरेबल है, इस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आने लगते हैं। Under such circumstances, we need some legal and political restraints to ensure that difference may be discussed and debated without one group cohesively imposing its view to other. कभी कभी ना ग्रुप भारी पड़ जाता है, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप के ऊपर भारी पड़ जाता है, तुमने तो देखा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को समझ में आ रहा था ग्रुप की बात क्या हो रही है, मैं लेना नहीं चाहता बात, लेकिन मैं उसको छोटे फॉर्म में लेता हूँ। तुम लोग के क्लासरूम में भी कभी कभी ग्रुप बन जाते हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी होने का कोशिश करता है ना, लेकिन ये चीज गलत है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। Worse still, we may be confronted with attempts to bully or harass us so that we conform to their wishes. कभी कभी लोग क्या करते हैं, अगर उनका ग्रुप ज्यादा है तो वो हम लोग को बुली करने लगता है, हम लोग को हैरेस करने लगता है। गुंडे लोग और क्या करते हैं ना, गुंडे लोग तो ये तुम देखेगा, कभी भी तुमसे कोई गुंडा लड़ने आएगा तो वो अकेले नहीं लड़ेगा, है ना, हमेशा 3-4 लड़के आते हैं। एक लड़के सृजन खड़ा है, उसको 3-4 लड़के आएंगे, सृजन 1 to 1 नहीं लड़ते वो, ठीक है। और अगर तुम 3-4 को भी पीट देगा तो बोलेगा रुक बताता हूँ, रुक बताता हूँ, वो जाके 40 और लेकर आए। 1 to 1 नहीं होता है। तो इनको लगता है हम लोग 40 है तो हम लोग स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। अगर हम इधर से 40 लेकर आ गए तब तुम क्या करेगा, ये बात और है कि हम वो 40 लाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वी आर सिविलाइज सोसाइटी, और करना भी नहीं चाहिए, दोनों तरफ से लड़ने का तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो कभी भी वीक ग्रुप को सपोर्ट अगर कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, ठीक है। चलो ये वाला पैराग्राफ रीड करो सृजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट रीड करो। सृजन रीड। हाँ सर, पैराग्राफ हो गया था, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हाँ, the important question, however, is to identify which constraints on freedom are necessary and justifiable, and what sort of authority to the individual may justifiably say that what can be done and what cannot. Further, are there any areas of our life and action that should be left free of all external constraints? Principle. To answer this question satisfactorily, अरे इसका क्या मतलब हुआ? The important question, however, is to identify which constraint on freedom are necessary and justifiable and which are not. इसका क्या मतलब? सर कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी में गवर्नमेंट कभी कभी कई जगह ज्यादा इम्पोज करने लगता है अपने सिटीजन्स के ऊपर प्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई जमींदार अगर है और कोई पीजेंट है तो पीजेंट जाता है जमींदार के ऊपर, तो फिर कैसे भी उसे ऑपरेट कई बार कोशिश करता है। नहीं, यहाँ पर ये मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ मतलब हो रहा है द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई विच कंस्ट्रेंट ऑफ फ्रीडम आर नेसेसरी, माने गवर्नमेंट को कौन सा हम लोग के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए एंड विच इज जस्टिफाइबल एंड विच आर नॉट। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर जो हम लोग पे कंस्ट्रेंट लगा था दैट वाज नेसेसरी ना, और वो जस्टिफाइबल भी था। तो ये यहाँ पर बात कर रहा है कि हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंस्ट्रेंट इज नेसेसरी एंड कौन सा इज नॉट।
What sort of authority external to individual may justifiable say what can be done and what cannot? तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. Further, are there any areas of our life and action that should be left free for all external constraints? एक और बात है कि हमारी लाइफ में या हमको हमारी आजादी का मतलब क्या है. ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां पर किसी का कंट्रोल नहीं चलना चाहिए, है ना, कि मेरा लाइफ का हर चीज को कोई ना कोई कंट्रोल करेगा. ये भी तो एक क्वेश्चन है. क्या ऐसा कोई चीज है जिसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकता मेरी लाइफ का? इजंट इट? क्या समझ में आ रहा बात को? क्वेश्चन ये है कितना फ्रीडम. क्या पहला क्वेश्चन है कितना फ्रीडम, ठीक है, और कौन से चीज में फ्रीडम. ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये तो हमको डिसाइड करना है कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग ने डिसाइड किया होगा कि भाई कब तक आप लोगों को कितना फ्रीडम देंगे और कितना आप उनको रोकेंगे. इजंट इट? मम्मी पापा भी तो डिसाइड करते हैं ना. मम्मी पापा भी तो बच्चों के ऊपर में कितना फ्रीडम माने दे सकते हैं और कहां उनको रोकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव टू ड्रॉ अ लाइन, इजंट इट? और कहीं ना कहीं तो ऐसा है ना कि मम्मी पापा को तुम्हारी लाइफ को छोड़ना भी पड़ेगा कि तुम्हारी हर लाइफ में मम्मी पापा बोलेंगे. तुम भी तो बोलोगे ना मम्मी कौन सा ऐसा फील्ड है जो डिसीजन में अपने आप ले सकती हूँ, कुछ तो होगा. इजंट इट? तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कस करना जरूरी है कि कितना फ्रीडम है ना, और कौन से में फ्रीडम होना चाहिए, कौन से में नहीं होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है. अभी तो नया प्रिंसिपल जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल. ठीक है, चलो रीड करो. क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का. Yes, sir. Harm principle. To answer these questions satisfactorily, we have to address the issue of limits, competence, and consequences of the imposition. We also have to engage with another issue that John Stuart Mill stated so eloquently in his essay on liberty. In the discussions in political theory, it is called the harm principle. Let us quote his statement and then try to explain it. The sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. वेरी गुड. वेट, इसको थोड़ा सा समझ ले. एक मिनट इसको समझ ले. यहां पर बात घुमा के बोली जा रही है. यहां पर ये बोली जा रही है कि अगर हम किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अगर हम किसी को रोक रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मोटिव जानती है क्या है? उसका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि वो सामने वाले को हार्म नहीं करे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर राउडीज लोग को खुला छोड़ देंगे, ठीक है, जैसे तुम देखती होगी जब कभी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, जैसे हम लोग के कभी भी कोई बड़ा इवेंट, पूजा आने वाला है, ठीक है, जैसे गणेश चतुर्थी आने वाला है या बड़ा बड़ा कोई पूजा या कोई सेलिब्रेशन होने वाला देश में, तो बहुत बार कॉप्स क्या करते हैं मालूम है? जो जो लोग होते हैं ना, जो लोग माने एकदम रिपोर्टेड क्रिमिनल्स होते हैं ना, पिक पॉकेट्स होते हैं, है ना, राउडीज होते हैं, जो झगड़ा करने के लिए नोटोरियस होते हैं, पुलिस जानबूझ के उनको पकड़ के ना अंदर डाल देती. ठीक है. तो वो लोग क्या बोलेगा? वो लोग ये बोलेगा नहीं यार हमको आपने क्यों डाला. पुलिस को ही पता है कि उस टाइम उसने कुछ नहीं किया, पर वो लोग ना रिकॉर्डेड है, उन लोग पर दे आर नोन फॉर देयर मिसचिवनेस. तो पुलिस क्या करता है, उनको उनका फ्रीडम को छीन के, उनका फ्रीडम को कंस्ट्रेन करके उनको लॉकअप में डाल देती है पुलिस 4-5 दिन के लिए. तो ये क्यों करती है? उनका फ्रीडम कंस्ट्रेन में क्यों डाला? बिकॉज दे वांट टू सेव अदर पीपल. उनको पता है इनको बाहर छोड़ेंगे तो इनका फितरती वैसा, ये सुधरने वाले नहीं, ये बदमाशी करेंगे. ठीक है. इससे पहले ये किसी को हार्म करे, हम इनका फ्रीडम को कंस्ट्रेन कर दे. तो ये राइट बात है कि रॉन्ग बात? सर सही तो ऐसा भी नहीं लगा, क्योंकि फ्रीडम इस तरह से कहीं ना कहीं दबाई भी जा रही है अननेसेसरली, बिना रीजन. अननेसेसरी नहीं है, हर इंसान को नहीं किया जाता. अच्छा तुमको मैं एक और एग्जांपल दूं. मान लो तुम्हारे घर में एक डॉग है, ठीक है, जो तुमको बहुत प्यार करता है, तुम्हारे पूरे फैमिली मेंबर्स के संग उसका अच्छा है सब कुछ. ठीक है. तुम्हारे घर में डॉग है, ऑब्वियसली ही इज कंपैटिबल, सब कुछ है, तुम्हारा फैमिली मेंबर है. अब तुम्हारा कोई एक नेबर या कोई तुम्हारा रिलेटिव आता है जिसको डॉग से डर भी लगता है मान लो, एंड इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद डॉग्स. तो जब वो तुम्हारे घर में आता है तो तुम पहला काम क्या करते हो? डॉग को बांध के रखते हो ना, वरना वो डर जाएगा अगला वाला. यस सर. तो तुमने क्या डॉग का फ्रीडम छीन लिया? पर तुमने क्या किया? No, तुमने अपने रिलेटिव को बचाया ना. तो तुम बोलेगा नहीं सर डॉग का फ्रीडम हम उसको छोड़ेंगे. ठीक है. मेरा जो तुमको एग्जांपल देने का मतलब था कि अगर किसी, ऐसा नहीं है कि हर आदमी को पकड़ के रखे,
अगर हमको समझ में आ रहा है कि ये आदमी इंप्रूव हो रहा है, इसका बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है, ही विल नॉट डू एनी हार्म टू अदर्स, तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो होते हैं ना प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन, देयर आर पीपल हु वांट दिस काइंड ऑफ, माने कुछ लोग होते हैं ना वो चाहते हैं ऐसा झमेला हो तो उसमें वो लोग बदमाशी करें, ये उनका फितरत होता है, तो उनको रोकना ही बेटरमेंट है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अगर आप किसी का फ्रीडम कंस्ट्रेन कर रहे हैं तो उसका वन पैरामीटर होना चाहिए कि आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, इसी के लिए इसको बोलता है हार्म प्रिंसिपल। अंडरस्टूड? क्लियर होगा बात को? Yes, sir. चलो यहाँ पे पढ़ो, मिल इंट्रोड्यूसर Mill है। Mill introduces here an important distinction. Distinguishes between self-regarding actions, that is, those actions that have consequences only for the individual actor and nobody else, and other regarding actions, that is, those actions that also have consequences for others. He argues that with respect to actions or choices that affect only oneself, self-regarding actions, the state or any other external authority has no business to interfere. ओके वेट वेट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है ये, मैं रेट करके तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मिल ने, जैसे अनुष्का को प्रॉब्लम हो रहा था तो मिल ने एक तो बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन बनाया, ठीक है। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, that is those action that have consequence only for the individual actor and nobody else. For example, एक आदमी है उसको शराब पीना है, लिकर पीना है उसको, तो वो तो उसी को प्रॉब्लम कर रहा है, किसी और को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना। इट इज नॉट गुड फॉर यू, बट वो अपने आप को इन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसमें किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा चॉइस है, जो करना करो, यू आर फ्री टू डू। तुमको प्रॉब्लम होगा, मैं तुमको सजेस्ट कर सकता हूं, मैं तुमको एडवाइस कर सकता हूं, पर मैं तुमको कंस्ट्रेन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब वो आदमी अपनी सोसाइटी के बच्चों को भी वाइन पिलाने लगेगा तो तब तो रोकना होगा ना उसको, कि नहीं रोकना होगा? बोलेगा नहीं मेरा मर्जी, हम पिला रहे हैं। अरे भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। तो यहां पर क्या बोला, इंडिविजुअल एक्टर एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, दैट इज दोस एक्शंस दैट हैव आल्सो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स। अगर आपका कोई एक्शन ऐसा है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, देन आई एम नॉट बॉदर्ड, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गो टू हेल्प। बट इफ योर एक्शंस आर एक्चुअली बॉदरिंग अदर्स, तब तो मेरे को बीच में बोलना पड़ेगा, इजंट इट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. अनुष्का अपने कमरे में म्यूजिक सुन रही है, सुनो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुनो। पर अगर उसका म्यूजिक इतना लाउड है कि उसका नेबर जिसका एग्जाम है उसको अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो हमको बोलना पड़ेगा, इजंट इट? तब तो तुम ये नहीं बोल सकते कि सर आप मेरा फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। आपका फ्रीडम तब तक है व्हेन यू आर एंजॉयिंग, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी। बट आपका फ्रीडम तब नहीं है जब आप किसी और को हार्म कर रहे हो। अंडरस्टूड? He argues that with respect to action or choice that affects oneself, self-regarding action, the state or any other external authority has no business to interfere. बोला आपका खुद का मैटर है, पुलिस बोलने नहीं आ रही है, आपको कोई भी अथॉरिटी रोक नहीं रही। और put in simple language, it could say, that's my business, I will do it, I will do what I like, or how does it concern you? अनुष्का बोल सकते हैं मैं अपने घर में म्यूजिक सुन रही हूँ, how is that concerning you? You are nobody, mind your own business, you are nobody to disturb me, you are nobody to put a barrier on me, constraint on me. I am doing what I want to do, isn't it? That is right, that's my business. In contrast, with respect to actions that have consequence for other actions which may cause harm to them, there is some case for external interference. After all, if your action caused me harm, then surely I must be saved from such harm by some external authority. अब एक आदमी के पास गन है, ठीक है, वो गन लेके ऐसे हवा में फायर कर रहा है, ठीक है, I can't allow that, right? Can I allow that? कि तुम आके एक तो सोसाइटी में आके अपना गन, बोला मेरा गन है, मैं हवा में फायर करूंगा. It can be dangerous to others, it can kill people. I need to stop him, right? या मेरे पास एक लाइसेंस पिस्टल है, तो क्या मैं उसको लेकर सब जगह घूमता रहूंगा? I can't do that, ना? I can't terrorize people, ठीक है? In contrast, with respect to action that have consequence for others, action which may cause harm to them, there is some case for external interference. After all, if your action caused me harm, then surely I must be saved from such harm by external authority. In this case, it is the state which can constrain a person from acting in a way that cause harm to someone else. However, freedom is at the core of human society, is so crucial for a dignified human life. It should only be constrained in special circumstances. The harm caused must be serious. For minor harm, Mill recommended also social disapproval.
ना जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अनुष्का का कि अगर ये म्यूजिक चला रही है बहुत तेज, तो क्या इसके घर में पुलिस आनी चाहिए कि सोसाइटी वाले हैंडल कर लेंगे इसको, सर सोसाइटी वाले हैंडल कर लें। है ना? तो इसके लिए पुलिस को बुलाने का या किसी बड़ा काम करने का कोई काम नहीं। तो जो काम सोसाइटी अगर हैंडल कर सकती है, फिर दूसरे को बोलने का क्या जरूरत। एक आदमी का आदत है, जैसे तुम लोग सबका ही आदत है, चिप्स खाएगा पैकेट नीचे फेंक देगा। अब बहुत सारे लोग जो है नीचे चल रहे हैं, उनके सर पे चिप्स का पैकेट गिर रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इस काम के लिए पुलिस बुला लेगा क्या, कि सोसाइटी को करना चाहिए? नो सोसाइटी। वेरी गुड। तो उन्होंने बोला, बिल ने बोला, फॉर माइनर हार्म बिल रिकमेंडेड ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल फ्रॉम द अदर रेसिडेंट ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन कभी कभी जब पूजा होता है ना, पूजा, और पूजा में लोग चलाते हैं फुल फ्लेजेड म्यूजिक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनका एग्जाम होता है, उनको होता है डिस्टर्बेंस। तो सोसाइटी का तो हिम्मत नहीं है उनको जाके बोले, क्योंकि तो सोसाइटी का सोसाइटी म्यूजिक बजा रहा है, तब पुलिस को बुलाना पड़ेगा भाई, है ना? क्योंकि वो हम लोग की बात नहीं सुनते, राइट? तब आपको पुलिस को फोन करना पड़ेगा और पुलिस को कुछ आके करना पड़ेगा, isn't it? For example, the playing of loud music in an apartment building should bring only social disapproval from the other resident of the building. They should not involve the police. They should indicate their disapproval of the inconvenience that playing loud music has caused them, by perhaps refusing to greet the person who plays the music, disregarding the harm it is causing others. इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोशल बाइकॉट। अगर कोई आदमी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो फिर उसको सोसाइटी से बाहर निकालिए, है कि नहीं? उससे बात मत कीजिए, उसको एकदम एलियन कर दीजिए, उसको, है ना? उसको अलाइन कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। The harm that playing loud music causes is that of preventing those in other apartment from talking or sleeping or listening to their own music. कभी कभी तो आप बात नहीं कर पा रहे हैं, सो नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। This is a minor harm and should only provoke social disapproval. It is not a fit case for legal punishment. Constraining action by the force of law should only happen when the other regarding action cause serious harm to definite individuals. Otherwise, society must bear the inconvenience in the spirit of protecting फ्रीडम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोई बड़ा काम हो, जो ऐसा कोई काम हो जो सोसाइटी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तभी आप पुलिस को बुलाइए। छोटा मोटा केस में बेमतलब का पुलिस को इन्वॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, वो आपकी सोसाइटी खुद ही उसको हैंडल कर सकती है, isn't it? यस सर। चलो, द इश्यू ऑफ द ड्रेस कोड, अभी अपने 2 मिनट बाकी है, ठीक है? तो लेट्स क्लोज दिस मीटिंग। इसके नेक्स्ट मीटिंग हम चालू करेंगे, देन वी विल डिस्कस द इश्यू ऑफ द ड्रेस कोड। ओके, प्लीज रिजॉइन इन 5 minutes।